Hello, good evening ladies and gentlemen. Chapter number 11, 19 and ये 8th वीडियो है, 9th वीडियो है अपना. ठीक है, लेट्स सी आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं. पहला अपना जो ये चैप्टर जो है ये है एनर्जी के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इसमें. ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या है. यही करवाती है अपना सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन, डेवलपमेंट वगैरह, ये प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन वगैरह सब यही करती है. और इन ऑल टेक्निकल मैटर ये याद रखना है, इसके अंदर जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसको सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी अपनी हेल्प करती है. ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर. यही स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये टेक्निकल मैटर्स के अंदर हेल्प करती है. लेट्स सी इसके अंदर डिवीजन के अंदर क्या क्या आते हैं. जो अपना जो पावर जनरेशन होता है उसके अंदर कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ जनरेशन एंड ट्रांसमिशन जो प्रोजेक्ट होते हैं, कि जो भी जो पावर जनरेशन होता है, कौन से जो प्लांट्स होते हैं जहाँ पे बिजली बन रही होती है और फिर जहाँ से ट्रांसमिशन हो रहा होता है, वो सारा जिसका बनाना और उनका चलाना, ये सारा काम कौन करता है? सेंट्रल सेक्टर के अंदर ये करती हैं. 4-5 ऑर्गेनाइजेशन है अपने सेंट्रल सेक्टर पावर कॉर्पोरेशन. नाम है उनके थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. पता होना चाहिए कोई और कोई एजेंसी नहीं कर रही, ये कॉर्पोरेशंस कर रही हैं यहाँ पे. देन वी हैव पावर ग्रिड. पावर ग्रिड एक एजेंसी है, उसका काम क्या है? ऑल दी एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट, जो ऑलरेडी, जो ट्रांसमिशन का मतलब होता है एक जगह दूसरी जगह लेके जाना, वो जो ऑलरेडी पहले से हैं और जो फ्यूचर में आने वाले हैं उन सब का जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है. और जो नेशनल पावर ग्रिड के लिए फॉर्मेशन के लिए भी यही पावर ग्रिड ही रिस्पॉन्सिबल है. इसके अलावा 3 स्टेचुरी बॉडी भी इसके अंदर में आती हैं. एक दामोदर वैली का कॉर्पोरेशन है, एक भाखड़ा व्यास, एक ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर में आती है. ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन सा नेशनल एक्शन प्लान कर रही है क्लाइमेट चेंज के लिए? NAPCC के अंदर. बताइएगा आप इसको मुझे पढ़ के. ये है नेशनल मिशन है वैसे तो इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी वाला, मैं ही बता देता हूँ. प्रोग्राम ऑफ जो इलेक्ट्रिफिकेशन है वो क्या करता है? उसके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होता है वो कौन देती है? रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ, एक ये है अपनी REC. हर जितना भी गाँव के अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है ये पैसा यहाँ से आता है. देन वी हैव ए पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. ये भाई साहब क्या करते हैं? टर्म फाइनेंस देते हैं प्रोजेक्ट को पावर सेक्टर के अंदर. देन वी हैव पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन. ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का मतलब ये होता है जितने भी हमारे ये होते हैं मेगा पावर प्रोजेक्ट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ना, ये उनमें जो मेगा पावर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए ये पावर परचेज एग्रीमेंट के अंदर घुसती है ये. ठीक है, ताकि ये लोग अपना प्लांट लगाएंगे एंड देन पावर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन से बिजली खरीदेगी एंड देन आगे बांट देगी फिर. ठीक है, तो ये इसको इसलिए बनाया गया है यहाँ पे. देन वी हैव ए कैपेसिटी. ये इंडिया बुक का है, पुराना है, लास्ट ईयर आई थिंक, पता नहीं कब का है ये. इसके अंदर यहाँ देखेंगे आपको पता कैसे चलेगा, बहुत ज़्यादा पुराना है, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इसमें 37 बताया है और हाइड्रो को 42 बताया है. और आई थिंक मिड क्या, आई थिंक मार्च में ही हो गया था लास्ट ईयर 2016 के अंदर कि रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी जो कैपेसिटी है वो हाइड्रो कैसे ज़्यादा बढ़ चुकी है. तो मैंने अभी नेट पे चेक किया था तो इसमें ये 51,360 है और आई थिंक हाइड्रो उससे कम है, अराउंड 44-45 के समथिंग वो घूम रही थी. हाइड्रो के अंदर लार्ज हाइड्रो आते हैं, जो स्मॉल हाइड्रो होता है वो रिन्यूएबल के अंदर आता है, याद रखना ये. ठीक है, 5.78 न्यूक्लियर वाली है, 1962044 ये थर्मल के अंदर है. ठीक है, और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट इंडिया में भी बहुत निकल के आ रहे हैं. गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है UMPP को लॉन्च करने के लिए. हर उनकी जो कैपेसिटी होती है वो 4000 मेगावाट होती है अल्ट्रा वालों की. ठीक है, और ये सुपर क्रिटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं. तो UMPP नाम देखते हैं आपको 4000 मेगावाट याद आना चाहिए दिमाग में, और सुपर क्रिटिकल टेक्निकल आनी चाहिए. ये 4 UMPP ऑलरेडी आ चुके हैं. उनमें है सासन MP के अंदर, मुंद्रा गुजरात, कृष्णापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिलैया झारखंड के अंदर. आई थिंक लिस्ट नेट पर तो लंबी है लेकिन ये इंडिया बुक में इतना ही दिया है. वी हैव देन दिस गाँव वाला. अभी जो ये जो अपना इसने मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर जो पीयूष गोयल मिनिस्टर ने जो ये पूरा कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन जो हर गांव को जोड़ने का जो उन्होंने अभियान छेड़ रखा है, ये बहुत पुराना है वैसे तो. पहला प्रोग्राम आया था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर मिनिमम नीड प्रोग्राम, बहुत पुराना. देन आया प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. देन आया कुटीर ज्योति योजना, ये बिलो BPL वालों के लिए थी. फिर उसके बाद में AREPI एक्सेलरेटेड रूरल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम. फिर आया ये 1 लाख विलेज वाला. देन हमारे पास में आया था राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना. और अब भाई साहब आ गए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना. ग्राम ज्योति योजना का पता ही होगा आपको क्या क्या है. मीटरिंग वाला है, स्टैंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन नेटवर्क है, फिर सेपरेशन ऑफ फीडर है, और एक और क्या है उसके अंदर, हाँ, हर गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन करवाना है. तो ये 3 उसके अंदर वो हैं. देन वी हैव कैप्टिव पावर प्लांट. ये क्या होते हैं कैप्टिव पावर प्लांट? बाकी कुछ नहीं, वो डेफिनेशन ही पूछ सकता है सिंपल. ऐसी पावर जनरेशन फैसिलिटी जो इंडस्ट्रियल वाले या कोई इंडस्ट्री वाला यूज़ करे या कोई और कमर्शियल कोई जिसके पास यूटिलिटी है, कोई फैक्ट्री है, वो यूज़ करे खुद के एनर्जी कंजम्पशन के लिए. मतलब वो खुद ही अपने एक वो प्लांट बना के रखेगा, खुद ही कोल लेगा या गैस लेगा या ऑयल लेगा और उसी प्लांट में यूज़ करके और खुद के लिए यूज़ करता रहेगा, उसको कैप्टिव बोलते हैं. ठीक है, ये ऑफ ग्रिड ऑपरेट करते हैं
और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ग्रिड में जोड़ सकते हैं अपने आप को ताकि बाहर दे सकें। ये इसलिए यूज़ किए जाते हैं बिकॉज जो पावर इंटेंसिव कुछ इंडस्ट्री होती है जिनमें ज़्यादा पावर यूज़ होती है, जैसे एल्यूमिनियम वाले स्मेल्टर, स्टील प्लांट, केमिकल वाले, इनमें क्या होता है कि अगर कुछ पंगा हो जाए, बाहर से पिछले बिजली नहीं आ रही, तो बहुत एनर्जी सप्लाई की जो क्वालिटी है ना बहुत क्रूशियल होती है, वरना चलेंगे नहीं। दैट्स वाई कैप्टिव पावर प्लांट बार बार यूज़ में आता रहता है। मेन चीज़ पे आ गए हैं, हमारा नाम, इसका नाम है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 3(1) के अंदर आई थी ये, 1948 वाले इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में आ गई थी, लेकिन अभी सेक्शन 70 ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर फंक्शन कर रही है ये, ठीक है। तो ये हो गया। इसको एक चेयरपर्सन करता है हेड, वही इसका चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। सारा काम ये जो डेवलपमेंट ऑफ पावर सेक्टर इन द कंट्री है यही देखता है। इसके अंदर 6 विंग है, प्लानिंग विंग है, हाइड्रो विंग है, थर्मल हो गया, ग्रिड ऑपरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कमर्शियल, इकोनॉमिक पावर्स वगैरह वगैरह हो गए, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस काम क्या होता है ये देखने हमें, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, याद रखना ये वर्ड स्टैंडर्ड्स ऑन मैटर। किस कौन कौन से स्टैंडर्ड डिसाइड करती है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्लांट होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन वाले, उनको बनाने का जो होता है कि ये इस नाप से इतना इतना बनेगा, तो वो ये करती डिसाइड। फिर इलेक्ट्रिकल जो लाइन्स होती है उनके स्टैंडर्ड्स करना, कनेक्टिविटी कैसे करनी है ग्रिड के साथ में, इंस्टॉलेशन कैसे करोगे, ऑपरेशन कैसे करोगे मीटर का, सेफ्टी, ग्रिड स्टैंडर्ड ये। फिर जो अपने हाइड्रो पावर डेवलपमेंट होते हैं, हाइड्रो पावर जो बांध बना के फिर पानी का यूज़ करते हैं हम, जो पहाड़ों के अंदर है उधर हो गए, ठीक है, या जो लार्ज रिवर्स है उनके ऊपर, ठीक है। तो वो जो स्कीम होती है सेंटर की, स्टेट की, प्राइवेट सेक्टर की, तो ये होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल कि भाई हाँ भरने के लिए, ठीक है, सारा फैक्टर देख के। एंड देन फिर क्या है ये यहाँ ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन, नेविगेशन, फ्लड कंट्रोल, इन जो प्रोजेक्ट के अंदर चल रहा होता है ना, जो सब यही देख रही होती है। इसके अलावा ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, रेगुलेटरी कमीशन उनको एडवाइस करती है, किस चीज़ के लिए, ऑल टेक्निकल मैटर्स, ये स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल मैटर्स एंड हाइड्रो प्रोजेक्ट का ये काम हो गया इसका, ठीक है। उसके अलावा फिर आई थिंक मैंने अभी कल परसों पढ़ा था, मुझे कंफर्म नहीं है, आप चेक कर लेना नेट से, दोबारा आएगा तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में बता दूंगा सामने। तो कि सीए का काम है कि जो हम दूसरे कंट्री जो लेते हैं और कंट्री को देते हैं वो भी सीए डिसाइड करती है, वही उनको मतलब सारा काम वही देखती है, ठीक है। देन वी हैव सीआरसी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है ये अपना, ये भाई साहब भी स्टैट्यूटरी बॉडी हैं और सेक्शन 76 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंदर काम कर रहे हैं। काम क्या है इनका, टैरिफ डिसाइड करना। ये डिसाइड हो गया कि इसने बनाया इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ ट्रांसमिशन वाले के पास में आया और इसने बांट दिया, तो ये टैरिफ हो गया, ये टैक्स सब यही डिसाइड करती है, ठीक है, जितना कितना पैसा लगना है, ठीक है। जनरेटिंग कंपनी से लेना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली हैं, और जो अदर जो टैरिफ ऑफ जनरेटिंग अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा भी जो बाकी कंपनियां हैं जो बिजली बना रही हैं उनका भी टैरिफ यही रेगुलेट करती है, ठीक है। और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाला आ गया। फिर हाँ, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में जाना, यही डिसाइड करती है, ठीक है। और उसका टैरिफ भी यही डिसाइड करती है। लाइसेंस भी यही देती है जो कंपनियों को जो एज ए ट्रांसमिशन लाइसेंसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडर जो होते हैं इंटर स्टेट ऑपरेशन के अंदर, सारा काम यही करती है। तो जो पैसे वाला काम है ना, वो सारा काम इसी का है। टेक्निकल और स्टैंडर्ड वाला पिछले वाले का था। ये आ गया अपना उदय, इसके बारे में बताने की जरूरत है, लास्ट सवाल पूछ लिया गया। इसके फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना है, ठीक है। ये नई स्कीम आई थी उसमें, और इसने क्या किया था कि जो यूजुअली जो हमारी जो ये होती हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी होती हैं, खरीद लिया फैक्ट्री से और बाद में जो बेच रही होती हैं, इनके पास में क्या है, सब घाटे में जा रही हैं। वाई? क्योंकि यहाँ तो महंगा पड़ता है पीछे से लेना तो, ठीक है, लेकिन जब आप कस्टमर को बेच रहे होते हो तो जो अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स आती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट आती है, बोलते हैं इनको फ्री में दे दो, ये कर दो और पैसे कम कर दो टाइप करके, तो ये बेचारे क्या कहें घाटे में चली जाती हैं। तो इनको सुधारने के लिए, इनको वापस क्या बोलते हैं टर्न अराउंड करने के लिए हमने एक उज्ज्वल डिस्कॉम योजना बनाई थी गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसमें सस्टेनेबल और परमानेंट सॉल्यूशन के लिए इसमें क्या बोला था कि जो डिस्कॉम को इतनी पावर दी गई थी मतलब अपने जो स्कीम के थ्रू कि वो 2-3 साल के अंदर अपना पूरा घाटा पूरा करके प्रॉफिट में चली जाएंगी, ठीक है। 4-5 इनिशिएटिव चल रहे हैं, बाकी में डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी आपको पता ही होगा, इसमें दिया भी नहीं था इंडिया बुक में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाना, जिस तरह से वो काम करती हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ाना है, ताकि जो फालतू का जो लॉस हो रहा होता है, खर्चा हो रहा होता है पीछे, वो बचना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। खर्चा ऑलरेडी जो पावर का पीछे, पावर नहीं है पावर है सॉरी, ये पीछे से जो खर्च ये पीछे से जो आ रहा होता है बिजली का, उसका भी खर्चा पहले कम कर देना। फिर आपने जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट जो है वो कम कर देना। फिर फाइनेंशियल डिसिप्लिन बढ़ाना कि ताकि आप फालतू का खर्चा ना करें। और स्टेट फाइनेंसेस जो होती हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनको बोलना कि आप ज़्यादा जो ये सब्सिडी ऑब्सिडी के चक्कर होते हैं या जो बाद में फालतू के अंदर वेवर चलते रहते हैं हर बार, ये बंद करें। ये 4-5 उन्होंने स्कीम के थ्रू लेके आए थे। अब ये कैसे कैसे करेंगे ऑपरेशन एफिशिएंसी, ये काफ़ी डीप हो जाएगा, इसमें जाना थोड़ा देख लेते हैं। स्मार्ट मीटरिंग करना, अपग्रेडेशन करना ट्रांसफार्मर का, मीटर का, एनर्जी एफिशिएंसी मेजर का, एलईडी बल्ब्स, एग्रीकल्चर पंप्स, एयर कंडीशनर, ठीक है। ये जो एवरेज जो एटीसी लॉस होते हैं उनको कम कर देना, ठीक है। जो रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ पावर हो गया, ठीक है। कोल लिंकेज रैशनलाइजेशन, चीपर डोमेस्टिक कोल, लिबरल कोल स्वैप्स हो गए, ठीक है। तो ये पैसा
कम हो जाएगा। कैसे होगा? जब ऑलरेडी जब पैसे पिछले कोल ही सस्ता पड़ने स्टार्ट हो गया, जो कोयला अपना, और जो कोल का जो लिंकेज का रेसलेशन होना हो गया, लिबरल कोल स्वैप्स हो गया, इधर से उधर लेकर लिया आपने, कोल प्राइस का रेसलेशन कर दिया, तो पीछे जब कोल का जो हमारा मेन जो पीछे से आ रहा होता है वही खर्चा कम हो रहा है, तो आगे भी खर्चा कम होना बंद हो जाएगा। ठीक है, और तो ये हो गया। ऊपर ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या होगी कि इसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी हम कहाँ कर रहे हैं? आगे बंदों के पास, जो हम कंज्यूमर्स कस्टमर्स हैं, वो स्मार्ट मीटरिंग कर दी, अपग्रेड कर दिया आपने ट्रांसफार्मर को, मीटर को, एयर कंडीशन बढ़ा दिए, उनका एवरेज एटीसी लॉस आपने कम कर दिया। फिर स्टेट्स जो होते हैं उनको अगर आप ये जो अगर एक्सेप्ट करेंगे उदय वाला, तो ये एडिशनल प्रायोरिटी फंडिंग मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना से, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम से, एंड ये पावर सेक्टर नहीं सिस्टम डेवलपमेंट फंड है, ये उससे वहाँ से मिलेगी। ये किताब में गलत दे रखा था, मैंने ढूंढा सो कहीं मिला नहीं मुझको, ये देख लेना, अगर मिलता है बता देना मुझको। नेशनल डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटिंग प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को पता है, ये को डेल बोलते हैं इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं आप, जो जनता को ये बोला जाएगा कि भैया आप एलईडी बल्ब ले लो, और अपना जो ये इंडिपेंडेंस बल्ब होता है जिसमें ये जो वो होता है टंगस्टन वाला वायर वाला जो होता है, ये आप हमें दे दो। ठीक है, ट्यूबलाइट हो गए सीएफएल बल्ब की वजह, बिकॉज एलईडी बल्ब जो होते हैं मोर एफिशिएंट होते हैं, लॉन्ग लास्ट ज़्यादा दिन चलते हैं, इकोनॉमिकल सस्ते भी होते हैं, बिकॉज बहुत लंबा चलते हैं ये लोग। नेक्स्ट आ गया इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये जो स्कीम है ये भी इसी स्कीम मिनिस्ट्री की है। काम क्या है इस मिनिस्ट्री की, ये कैसी स्कीम है? ये देखिए यहाँ पे 3 जगह आएगा, अर्बन एरिया। यहाँ पे सब ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क है उसकी स्ट्रेंथनिंग करना, और जो अपने ये हैं जो अर्बन एरियाज़ के अंदर जो ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, फीडर होते हैं, कंज्यूमर को ढंग से मीटरिंग करना। तो नहीं होगी सब ट्रांसमिशन मीटर के, तो यहाँ खर्चा, ये जो लीकेज होते हैं ये सब कम होना हो जाएंगे मीटरिंग करने से। जो ऑलरेडी जो चोरी वोरी होती है वो बचना स्टार्ट हो जाएगी। आईटी इनेबलमेंट में क्या होगा? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की, उससे क्या होगा? जो ऑलरेडी बीच में कुछ और पंगा करने की कोशिश कर रहा होगा, लीकेज होगा, सब ये वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये अपने जो ये होते हैं, ये जो एटीसी लॉसेज होते हैं, और जो एटी इनेबल एनर्जी काउंटिंग सिस्टम हो जाएगा, बिल्ड एनर्जी के अंदर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इन द एंड में सब कुछ इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमें याद रखना कि यहाँ पे अर्बन एरिया, यहाँ पे अर्बन एरिया और आईटी इनेबलमेंट, ये 3 नाम याद जरूर रखने हैं। सब कुछ अर्बन एरिया में होगा और आईटी इनेबलमेंट होगा। नेक्स्ट वी हैव पावर सिस्टम डेवलपमेंट फंड। ये थोड़ा सा और टेक्निकल है, इसको यूटिलाइज किस लिए किया जाएगा? नेसेसरी जो ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाले, उनको क्रिएट करने में। शंट कैपेसिटर हो गया, पता नहीं क्या है, ये स्पेशल प्रोटेक्शन स्कीम है, इसमें कुछ खास है नहीं, मुझे कुछ समझ में आया नहीं था, मतलब स्पेशली यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज में सब कुछ बहुत वो कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल है वो ज़्यादा। नेक्स्ट भी है पीएसयूज, कौन कौन सी काम कर रही हैं। ऑलरेडी मैं पहले बता दिया था उसके अंदर कि थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड थर्मल के लिए बनाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक वो करती है, हाइड्रो के लिए वो होता है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन पावर वाली है। पावर फाइनेंस जो कंपनी बताया था कि इन्हांस पावर ये फंडिंग देगी, किसको देगी? पावर प्रोजेक्ट्स को, ताकि प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द पावर एंड एसोसिएटेड सेक्टर्स हो जाएगा। तो पीएफसी क्या करती है? लीडिंग पावर सेक्टर पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और एनबीएफसी भी याद रखना ये। तो पावर क्या करेगी? फंडिंग करेगी, पावर पीरियड को बढ़ा के देगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज देगी पावर सेक्टर्स को, और ये लीडिंग पब्लिक से ये पावर सेक्टर का पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, और एनबीएफसी भी है। एक एमसीक्यू यहाँ बन सकता है, ये फंड देती है, नॉन फंड बेस्ड सपोर्ट भी देती है ये। ठीक है, स्केड्यूल ए नवरत्ना है ये। ठीक है, और मिनिस्ट्री पावर के अंडर में आती है। नेक्स्ट वी हैव रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये बताया था मैंने आपको, जितना भी ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन गांव के अंदर जो ये सारा बिजली लगाई जा रही है अभी हर घर के अंदर, मेन ऑब्जेक्टिव इसी स्कीम के थ्रू किया जाता है। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्या किया गया था, इसको ना धीरे धीरे बाद में इसका स्कोप जो था, इसकी जो पावर थी बढ़ा दी गई थी, और सारा जो पावर प्रोजेक्ट हैं जो उनकी, सब में जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सब में इसको इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, पावर बढ़ा के, पहले केवल ये रूरल करती थी, अब सब कुछ करती है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह। ये भी पब्लिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है। ठीक है, और ये आरबीआई के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का इसको कैटेगराइज किया गया, नवरत्ना कंपनी है। फिर सतलुज आ गया, भाखरा मान, ये आगे कुछ है नहीं खास इनमें। ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है, ऊर्जा संगम 2015 में हुआ था। ये क्या थी? ग्लोबल हाइड्रोकार्बन मीट थी, इंडिया को यह अपने इंडिया वालों ने करवाई थी हमारे यहाँ पे दिल्ली के अंदर, और हमें दिखाना चाहता है कि हमारा पोटेंशियल कितना है हाइड्रोकार्बन सेक्टर के अंदर। ठीक है, और एक इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाना था, ताकि लोग आएँ और यहाँ पे इन्वेस्ट करें पैसा, ताकि हम अपनी जो एनर्जी जो सेक्टर है उसको और अच्छा कर सकें। और इंडिया की थॉट लीडरशिप, ठीक है, कि हम बहुत अच्छा सोचते हैं, बस एक्चुअली ये वर्ड्स हैं बस। ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, इसमें कुछ काम होता नहीं है, आके मिलते हैं। ठीक है, ग्लोबल हाइड्रोकार्बन मीट थी, इंडिया का पोटेंशियल दिखाना था हमें हाइड्रोकार्बन सेक्टर में, और इन्वेस्टर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर दिखाना था कि हमारे और ज़्यादा एफडीआई आए। ठीक है, और एक एनर्जी सिक्योरिटी हमारी बढ़ सके, बिकॉज हम ज़्यादा कितना, हमारा सारा 70% तो हमसे बाहर से तेल मंगाते हैं। ठीक है, जो डिपेंडेंसी है। देन वी हैव ए हेल्प, सॉरी 80% वी हैव ए हेल्प। ये तो ऑलरेडी आपको करंट अफेयर के अंदर मिल गई होगी लास्ट ईयर, हाइड्रोकार्बन एक्सप्लेनेशन पॉलिसी में दिया भी नहीं है कुछ, मैंने अपने आप यहीं लिख लिया है। एंड ये आया था कि एक चीज़ ये याद रखना, बार बार एक एमसीक्यू आता रहता है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें जून 2006 के अंदर रंगराजन कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राइसिंग मैकेनिज्म चेंज की थी। ठीक है, अपने जो पेट्रोल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोल डीजल को तो उन्होंने कर दिया था ट्रेड पैरिटी के ऊपर, और जो कैरोसिन और डोमेस्टिक एलपीजी हैं उनको इंपोर्ट पैरिटी बेसिस दे दिया था। अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, रट लीजिएगा, पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, एंड कैरोसिन एंड एलपीजी
ऊपर वाला किस में है, ट्रेड पैरिटी में है, नीचे वाला किस में, इंपोर्ट में है। ठीक है, आप कैसे इसका वो निमोनिक बनाते हैं वो देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, अंदर याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ONGC विदेश लिमिटेड। इसका याद करने का तरीका इसलिए इसको इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है ONGC, बिकॉज हम बार बार हम देखते रहते हैं कि इंडिया हर जगह इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। इसने काफ़ी अच्छा काम किया भी है। ये क्या कर रही है, 10 प्रोजेक्ट हैं इसके पूरे वर्ल्ड में, 8 कंट्रीज़ में। कौन कौन से हैं, रशिया में एक साखालिन है, ठीक है, सीरिया में अल फुरात में किसने किया है, वियतनाम में कर रखा है, कोलंबिया, सूडान, साउथ सूडान में इसने कर लिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील कर लिया इसने। ठीक है, फिर हमारे पास लिग्नाइट रिजर्व होते हैं, ये थोड़ा सा वो है कोल है ये। ठीक है, ये इंडिया के अंदर काफ़ी मतलब 44 बिलियन टन बताया है। और ये कहाँ मिलता है ये देख लेते हैं, बिकॉज ये एक MCQ बनता है, कहाँ मिलता है। ये तमिलनाडु में, देन वी हैव गुजरात, देन सॉरी राजस्थान, गुजरात, केरला। ठीक है, तमिलनाडु केरला तो पास आ ही गए, राजस्थान गुजरात पास आ गए। लेकिन ये जरूर याद रखना है हमें कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्पेशल जगह लिग्नाइट मिलता है वहाँ पे। बाकी बंगाल और पुदुचेरी तो ये हो जाएंगे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरला एक साथ हो गए, राजस्थान गुजरात एक साथ हो गए, एंड बंगाल अलग से आ गया और जम्मू कश्मीर अलग से आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसमें कुछ खास था नहीं, सिंपल याद रखना है कि हमें पोटेंशियल देखना है इसका। इसमें एक इतना दे रखा था पोटेंशियल कितना हमारा, वी हैव पोटेंशियल ऑफ 900 गीगावाट। ठीक है, जो हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं। इसके अलावा अभी हम क्या कर रखा है हमने, ये विंड जो है 102 उसमें गीगावाट है, स्मॉल हाइड्रो 20 है, बायो एनर्जी हमारी 25 है, और 750 जो है वो सोलर पावर की है। ठीक है, तो अगर हमारा 3% जो वेस्टलैंड है अगर हमारे पास मिल जाएगा तो हम 750 गीगावाट सोलर पावर यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो ये इतना याद में रखने के बजाय सिंपल याद रख लीजिए 900 गीगावाट। देन वी हैव रूरल एप्लीकेशन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी कुछ बनाई है उन्होंने, 37,000 बायोगैस प्लांट जो इंडिया ने इसने मॉडल इंस्टॉल कर दिए हैं कंट्री के। फिर एक नेशनल बायोमास कुक स्टोव इनिशिएटिव आया था जो कन्वर्ट होके ये बन गया, ये उन्नत चूल्हा अभियान। ठीक है, इसमें बायोमास कुक स्टोव जो हैं ये इधर दिए जाते हैं। किस किस को दिए जा रहे हैं याद कर लें, ये किचन्स होते हैं मिड डे मील वाले, आंगनवाड़ियों को दिए जा रहे हैं, फॉरेस्ट के जो रेस्ट हाउसेज है, ट्राइबल हॉस्टल, स्मॉल बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट जो साइड ढाबा हो गए, होटल छोटे वाले, रेस्टोरेंट हो गए, कॉटेज इंडस्ट्री हो गई, इन सबको सप्लाई किया जा रहा है। ऑल्सो जो अपने ये एक सिंगल हाउस होल्ड होते हैं जो घर हैं अपने नॉर्मल फैमिली वाले, गाँव वाले, उनको भी बायोमास ये दिया जा रहा है। फिर हाईएस्ट एनर्जी पोटेंशियल देख लो आप कहाँ है, गुजरात जो है ना सबसे ज़्यादा विंड वाला वहाँ पे है। ठीक है, और राजस्थान में सोलर है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हवा से ज़्यादा गुजरात में चलती है और सूरज से ज़्यादा राजस्थान में चमकता है। पंजाब के अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा वो हैं अपने ये हैं लाइफ स्टॉक है, कैटल्स हैं, तो बायो एनर्जी वहाँ से आ गई। कर्नाटका के अंदर छोटा सा क्या है कि वहाँ काफ़ी छोटे पहाड़ हैं, रिवर है वेस्ट, उसमें वेस्टर्न हिमालय ये वेस्टर्न घाट से, तो स्मॉल हाइड्रो पावर वहाँ से निकल के आ जाएगी, तो याद रख सकते हैं। बाकी एक राइस हस्क गैसीफायर आया था, ये आई थिंक ये उसने बिहार में उसने स्टार्ट किया था 4-5 साल पहले, तो ये भी काफ़ी फेमस है। तो राइस हस्क से गैस बना के ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर आ गया अपना इंडस्ट्री वाला। ठीक है, तो ये भी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाला हो गया। इसमें 2-3 मेन चीज़ हैं वो हम याद कर लेते हैं। 5 इंडस्ट्री को हमने अभी भी एक्सक्लूड कर रखा है बिकॉज वो सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, एनवायरनमेंट हमारे कंसर्न्स हैं, जिसके लिए अभी भी इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन कौन सी 5 हैं, इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस डिफेंस इक्विपमेंट, कि जो इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस एयरफोर्स वाला हो गया, डिफेंस वाला हो गया, इन सब को ये मना है। डुअल यूज वाले उन्होंने अभी डिलाइसेंस कर दिए हैं। फिर आते हैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, डेटोनेटिंग फ्यूज हो गए, सेफ्टी फ्यूज हो गए, गन पाउडर, नाइट्रोसेल्यूलोज मैचेस वगैरह हो गए, तो ये भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है ताकि कोई इसको टेररिस्ट यूज़ ना कर पाए। थर्ड आ गया स्पेसिफाइड हजार्डस केमिकल्स, इसमें हाइड्रोसाइनिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, फिर फॉस्जीन आ जाएगा, आइसोसाइनाइड एंड डाइओसाइनाइड आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना ये स्पेसिफिक उसमें आ जाते हैं हजार्डस केमिकल के अंदर। ये भी एक तरीके से केमिकल वेपन बनाने में कोशिश की जा सकती है। 3 हो गए। चौथा आ जाएगा अपना ये सिगरेट आ गया, सिगार आ गया, टोबैको आ गया। 5वां आ जाएगा फर्मेंटेशन इंडस्ट्री, मतलब जो अल्कोहल वाली हो गई। तो ये सब के लिए हमें लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बाकी के लिए लाइसेंस नहीं पड़ती। तो याद रखना है कि MCQ के लिए। देन वी हैव ए सेक्टर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब केवल गवर्नमेंट बनाएगी। उन कौन कौन से हैं, हाँ केवल 2 सेक्टर बचे हैं। पहले रेल भी आता था, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी अभी उन्होंने परमिट कर दिया कि कोई भी बना सकता है उसको। तो कौन कौन से, एटॉमिक एनर्जी है एंड रेलवे ऑपरेशन है। ठीक है, उसके अलावा रेलवे ऑपरेशन कौन कौन से आएंगे, जो कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस वाले जो होते हैं ना, इनके अलावा सारे वो ऑपरेशन जो होते हैं वो गवर्नमेंट ही करेगी। जैसे सब अर्बन की ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक डेटा सिग्नलिंग सिस्टम है, टर्मिनल, पैसेंजर टर्मिनल हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल पार्क हो गया, मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ गया, इसे परमिट कर दिया गया है। 2 याद रखना, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ऑपरेशन। रेलवे ऑपरेशन के अंदर ये नीचे वाले जो हैं ये परमिटेड हैं, उसके अलावा जो भी होंगे वो परमिटेड नहीं है। फिर आगे हम यहाँ पे, अगर मान लो आपने कंपल्सरी लाइसेंसिंग वाले नहीं है आपकी, जो आप जिस फैक्ट्री बनाना लगा रहे हो, तो आपको एक सिंपल ये सबमिट करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर्स मेमोरेंडम DIPP के पास में, और उसके बाद में अपना धंधा आप स्टार्ट कर सकते हैं। नो इंडस्ट्रियल लाइसेंस रिक्वायर्ड। IIP पढ़ाया था मैंने आपको, आई थिंक इफ़ यू रिमेंबर, उसमें ये बेसिक इकोनॉमिक डाटा वाले चैप्टर के अंदर की जो CSO होता है वो रिलीज़ करता है इसको हर मंथ ना, ये
इसका 2004 एंड 5 का वो है, ठीक है। और इसके इंडेक्स के अंदर क्या होती हैं, 8 कोर इंडस्ट्री यूज़ की जाती हैं। आईएफपी के अंदर क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है। इसमें जो होता है ये जो ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उसका 38% वेट है, ठीक है। टोटल आईएफपी तो बहुत सारी हैं, ठीक है। तो 100 में से 38% क्या है, वो केवल 8 की कोर इंडस्ट्री हैं, उसका ही वेट अकेले का है, ठीक है। तो इसमें है कौन कौन सी, ये एमसीक्यू आया था कुछ साल पहले। इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा उसका वेट है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्टील आएगा, फिर अपने ये रिफाइनरी प्रोडक्ट आ जाएंगे, फिर क्रूड ऑयल है, कोल है, सीमेंट है, नेचुरल गैस, और लास्ट में फर्टिलाइजर। तो ये ऐसे याद रख सकते हो कि फर्टिलाइजर जो बनता है किससे, नेचुरल गैस से। तो फर्टिलाइजर नीचे आया, फिर नेचुरल गैस आ गई, ठीक है। और सबसे ज़्यादा क्या आता है, इलेक्ट्रिसिटी ये सब, ठीक है। बिकॉज सब हर इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको, तो उसका जो ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, वेटेज है वो सबसे ज़्यादा है। इसके लिए भी 2004 एंड 5 है, ये 38% है। आईएफपी का पार्ट बता दिया मैंने। इसको याद कर लेना इंडेक्स को, बिकॉज ये दोबारा आ सकता है ये, ठीक है। बिकॉज में इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम, फर्टिलाइजर लेस, इलेक्ट्रिसिटी से नीचे क्या स्टील आएगा, फिर रिफाइनरी वाले आएंगे, उसके बाद क्रूड ऑयल आएगा, फिर कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर। ये नेचुरल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी थी, इसका ये कुछ खास है नहीं, बहुत पुरानी हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी का 25% लेके जाना, 100 मिलियन जॉब्स खड़े करना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह, कुछ खास है नहीं। ये प्रपोजल तो पॉलिसी में तो वो सेक्टर न्यूट्रल थे, लोकेशन न्यूट्रल थे और टेक्नोलॉजी न्यूट्रल थे, एक याद रखना। और लेकिन ग्रीन टेक्नोलॉजी को हम जरूर इंसेंटिवाइट करेंगे, ये हमारा प्लान था, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब आगे मेक इन इंडिया, 22 थर्ड सेक्टर है, 7 ईयर स्ट्रेटेजी है। 2 वर्ड याद रख लेना मेक इन इंडिया में, इसमें कुछ खास था नहीं इंडिया बुक के अंदर, तो ये 2 वर्ड बार बार निकल के आ रहे थे। 7 ईयर स्ट्रेटेजी जो है वो मेक इन इंडिया से रिलेटेड है, एंड 22 थर्ड सेक्टर है इसके अंदर। स्टार्टअप इंडिया के अंदर उन्होंने 2 प्लान बनाए हैं, स्टार्टअप हब बनाया है और एक ट्विटर सेवा स्टार्ट की है। स्टार्टअप हब जो है उसके अंदर क्या होगा, सारी क्वेरीज होती हैं, आपके जो सवाल होंगे वो सब यहाँ पे जवाब दिए जाएंगे, और एक ट्विटर सेवा के थ्रू भी आप नेट से भी जवाब ले सकते हो उनसे। देन वी हैव निधि, जो स्टार्टअप इंडिया चल रहा है उसकी हेल्प के लिए एक काम किया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना, उसने एक अम्ब्रेला प्रोग्राम बनाया है, उसका नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ठीक है। ये क्या करेगा, नर्चर करेगा आइडियाज़ को, इनोवेशंस को, ताकि वो सक्सेसफुल स्टार्टअप बन सकें। समझ गए मेरी बात। यही चीज़ आपको हम साइंस एंड टेक वाले चैप्टर में भी कवर करने की कोशिश की जाएगी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपमेंट एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, निधि याद रखना, ये स्टार्टअप्स के लिए है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको करवा रहा है, नर्चर करेगा आइडियाज़ को, इनोवेशंस को, ये वो। फिर आती है अपनी स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये जो है ये इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रहे हैं, किस में कर रहे हैं, लेकिन वुमेन को, एससीज़ को, एसटीज़ को, ठीक है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज करवा रहा है इस अपना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाला। फिर आ गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, ये प्रमोशन बोर्ड आ गया, ठीक है। बजट के अंदर इसने बोला है अपने अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर ने कि हम एफआईबीबी को हटा रहे हैं, ठीक है। अभी तो हटा नहीं, तो देख लेते हैं उसमें क्या क्या है। यूजुअली हम 2 रूट से करते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट होता है, मेरा कहने का मतलब कि एफडीआई जो आती है इंडिया के अंदर वो 2 तरीके से आती है, ऑटोमेटिक रूट से या अप्रूवल रूट से। ऑटोमेटिक के अंदर कुछ होता नहीं है, अपने आप चुपचाप आएंगे, अपना फाइल करेंगे और काम स्टार्ट कर देंगे। अप्रूवल में क्या होता है कि आपकी फाइल यहाँ एफआईपीबी के पास आती है, तो 5,000 तक का करोड़ का अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एफआईपीबी उसको परमिट करेगा, अगर 5,000 से ज़्यादा है तो फिर वो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के पास जाता है, ठीक है। तो एफआईपीबी के अंदर बैठते कौन कौन है, ठीक है। तो ये हैं हमारे ये जो बंदे हैं, जो ये 4, ये हमारे एफआईबीबी बोर्ड के अंदर बैठते हैं। जो मेन जो बंदा होता है वो है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, किसका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का, ये चेयरपर्सन होते हैं साहब, ठीक है। देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डीआईपीपी, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इसका सेक्रेटरी होगा वो सेकंड बंदा होगा। थर्ड आएगा सेम अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसका डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सेक्रेटरी आ जाएगा। एंड देन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर एक इकोनॉमिक रिलेशंस एक वो ब्रांच होती है, उसमें सेक्रेटरी जो होगा वो चौथा बंदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव ई बिज मिशन बोर्ड, इसमें कुछ खास है नहीं, ये ई बिजनेस का मिशन बोर्ड है, इसमें सारा ऑनलाइन, अगर आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, पेमेंट सर्विसेज वहीं नेट से स्टार्ट कर दी जाएंगी, ये डीआईपीपी ने बनाया है। देन वी हैव इन्वेस्ट इंडिया, ये भी जो है गवर्नमेंट ने बनाया है, क्या करने के लिए, एज ए नेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एजेंसी, ताकि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और आप उसको फैसिलिटेट कर पाओ अच्छे से। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व, डीआईपीपी इन्वॉल्व है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, फेडरेशन ऑफ ये फिक्की इन्वॉल्व है। दोनों क्या है कि ये तो बिजनेस वालों की हो गई, ये अपनी गवर्नमेंट सेंटर की हो गई, ये स्टेट गवर्नमेंट हो गए, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया होगा, डीआईपीबी मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा भी हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे निधि आ गया तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एस&टी का आ गया, स्टैंडअप आपका डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज आ गया, एफआईपीबी आ गया तो ये इसमें हेड हो गया, लेकिन ये है सारा उसी के थ्रू होता है। ई बीज वाला पता ही है आपको, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट बता दिया, डीआईपीपी के अंडर में आता है। देन इसमें एक एमसीक्यू यहाँ बन जाता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ प्रोहिबिटेड है। अभी ये आरबीआई की साइड से मैंने लिया है, इसमें कुछ था नहीं इसके अंदर, ठीक है, पुराना था सारा। इंडिया बुक के अंदर लॉटरी बिजनेस अगर आपका होगा तो आपके अंदर बाहर वाले लोग फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होता है एफडीआई नहीं आ सकती, गैम्बलिंग के अंदर नहीं आएगी, जुए में नहीं आएगी, बैटिंग में नहीं आएगी, कसिनोज में नहीं आएगी, चिट फंड्स होते हैं उसमें नहीं आएगी, निधि कंपनियां जो होती हैं इसमें भी नहीं आएगी। एक टीडीआर होता है, एक
ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट उसमें भी नहीं आएगी। रियल एस्टेट जो होता है अपना ज़मीन वाला सौदा हो गया, या जो बिल्डिंग बनाने हैं, जो अपने फैक्टर्स हैं, फार्म हाउसेज वाले हैं, इनमें किसी के अंदर भी बेसिकली लैंड वाले किसी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, सरूर, सिगरेलो, सिगरेट, टोबैको वाले में किसी में नहीं होगा। एक्टिविटीज़ नॉट ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी पता ही है आपको, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ऑपरेशन जो परमिटेड एक्टिविटी बता दी थी मैंने, उनके नाम आप याद कर लेना। और ये कुछ है नहीं, छोड़ देते हैं। नेक्स्ट भी है, ये बता दिया था। आईपी वाला पार्ट आ गया। डीआईपीपी क्या करती है, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंडर में है। ये इन्होंने नई जो भी लास्ट ईयर आईपीआर पॉलिसी आई थी, अब वो सारा भाई साहब डीआईपीपी हैंडल कर रहा है उसका, ठीक है। वो थ्रू दी ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर, डीआईपी के अंडर एक ऑफिस आता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइंस एंड ट्रेडमार्क्स। ये कहाँ बैठते हैं, ये मुंबई के अंदर बैठते हैं। इसके अलावा एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड होता है, अगर इनके कोई डिसीजन देगा तो ये अपील आप यहाँ करेंगे, ये चेन्नई के अंदर है। ये जो अपील होंगी उसके खिलाफ ये सुनवाई करेगा, ठीक है। कंट्रोल जनरल यहाँ हो गया, ये इधर हो गया, वो दोनों डिस्काउंट में होती हैं। देन वी हैव अदर आईपी लेजिस्लेशन। इसके अलावा कौन कौन से आईपी लेजिस्लेशन है हमारे पास, ठीक है। तो पहला एक तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट भी है, याद रखना है आईपी के लिए। ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन कंट्रोल करता है, ठीक है। और एक दिन जो पेटेंट ऑफिस होता है ये ऊपर वाला, ये क्या करेगा, पेटेंट एक्ट 1970, 2003 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट को भी फॉलो करते हैं। तो याद रखना ये सारी चीज़ें कि हम जो ऑलरेडी हम पेटेंट एक्ट लिख के छोड़ देंगे कि या मेंस में आता है या प्रीलिम्स जहाँ भी आता है, तो ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है एप्लीकेशन के अंदर, बिकॉज ये बुक में था। ये प्लांट वेराइटीज़ फार्मर राइट्स एक्ट था, और अपना ये पेटेंट वाला तो पता ही है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, वो भी एक उसका पेटेंट के अंदर आता है। देन ये 2003 के अमेंडमेंट रूल्स थे, उनको बाद में अमेंड किया गया था, लेटेस्ट 2015 में किया गया था। देन वी हैव ए ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट है, ठीक है। तो इसको जो ये ट्रेडमार्क अमेंडमेंट एक्ट है ना, ये मैड्रिड प्रोटोकॉल है वर्ल्ड लेवल के ऊपर। तो इंडिया ने यहाँ पे 2010 में इसका एक नया एक्ट निकाला था, ताकि हम इसको अपना एक सिंपल फैसिलिटेटिव और एक सस्ता सा एक सिस्टम बना सकें। जितने भी ये आईपी के ये वर्ड होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल ये हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गए, अपने ये हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इस तरह के जो 7-8 जो टर्म्स हैं, ये सारे की सारी आप इकोनॉमिक जो बुक पढ़ रहे हैं प्लीज़ वहाँ से तैयार कर लेना, बिकॉज इसमें एक एमसीक्यू बनता ही बनता है, ठीक है। इंडिया बुक के स्कोप से बाहर है तो बहुत वो कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज काफ़ी कुछ ऐसा तो बाहर तो, ठीक है। तो एक फिर नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी भी आई थी। ये जो नेशनल डिज़ाइन पॉलिसी आई थी, ये किस लिए आई है, डिज़ाइन इन इन्हांसिंग कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। तो एक नेशनल ये बनाई है हमने, ठीक है। और ये सब उसी में आते हैं। इंडियन डिज़ाइन काउंसिल भी उसी के अंदर आती है, सभी डीआईपीपी के अंडर में, याद रखना। नेशनल इंस्टीट्यूट डिज़ाइन एक्ट 2014 के अंदर आया था, कुछ खास है नहीं, इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आ गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई करती क्या है, जितना एमएसएमई सेक्टर जो है हमारा, जितनी इसकी स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके प्रमोशन डेवलपमेंट करती है। इसके अंदर में ये पीएम ने प्रोग्राम चला के रखा हुआ है, पीएम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, ठीक है। आप लोन लो, सब्सिडी मिलेगी आपको, आप नए माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। ये खादी वाला हो गया, स्टेट खादी बोर्ड हो गया, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर हो गया, इनके लिए करते हैं। इसके अलावा कुछ और स्कीम्स हैं, इनके नाम देख लीजिए। एक स्फूर्ति ज़रूर याद रखना आप, ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई करती है। क्या है ये, स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। जितने भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है ना, उनका रीजनरेशन कर रहे हो, उनमें आप स्फूर्ति लेके आ रहे हो, ठीक है। देन वी हैव ए क्रेडिट गारंटी स्कीम है, क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ऐसे नाम याद रखना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज ना ही यूपीएससी पूछती है कभी। स्किल डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ये मेंस के काम आ सकते हैं थोड़े से आपके। देन वी हैव ए थर्ड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ठीक है, इसमें जियोलॉजिकल सर्वे भी इसी में आता है। अब ये मिनिस्ट्री करती क्या क्या है, ये सर्वे करवाती है, एक्सप्लोरेशन करवाती है सारे मिनरल्स का, लेकिन कुछ बचे हुए हैं जो इसमें नहीं आते। नेचुरल गैस नहीं आती, पेट्रोलियम नहीं आती, एटॉमिक एनर्जी नहीं आती। बाकी ये एनर्जी, मेटलर्जी, नॉन फेरस मेटल हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, निकल वगैरह हो गया। माइंस एंड मिनरल जो एक्ट आया था उसका ये हो गया। फिर ऑफशोर माइन में ये बाकी सब करवा लेती है ये, ठीक है। तो आई थिंक अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।